कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 के पहले सवाल का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आप इन दोनों ही सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ सवाल क्या है, हमें यहाँ पर ये 4 युग्म दिए हैं। तो हमें ये बताना है कि इनमें से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर किसी भी युग्म का अद्वितीय हल मिलता है तो उस युग्म को हमें बीजगणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें ये 2 रैखिक समीकरणें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इन संख्याओं की साइड चेंज कर ली है, इनको इधर से इधर लेकर आए हैं दोनों समीकरणों में। ठीक है, तो ये समीकरण हो जाती है 3x - 5y - 20 बराबर 0। इधर 20 प्लस का है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो -20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -20 हो गया है, बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसको हम फर्स्ट समीकरण बोल देंगे। इसी प्रकार से यहाँ 40 की साइड चेंज करेंगे, इधर ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो ये समीकरण हो जाती है 6x - 10y - 40 और बराबर में क्या बचा, 0। इसको हम सेकंड समीकरण बोल देंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या इस युग्म का एक अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन समीकरणों के गुणांकों के अनुपातों की तुलना करते हैं। पिछले वीडियो क्लास में भी मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर से समझा देता हूं। हमारे पास ये 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी ये दोनों अनुपात अगर आपस में बराबर नहीं है तो ऐसे समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपको a1/a2 बराबर b1/b2 मिलता है लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, यानी ये दोनों अनुपात बराबर हैं और तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। और थर्ड कंडीशन क्या है, अगर तीनों ही अनुपात आपस में बराबर होते हैं, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब असंख्य हल होते हैं। तो इन्हीं अनुपातों की हमें सबसे पहले तुलना करनी है। ठीक है, तो देखो यहां पर a1/a2 ये कितना है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया है। a1 क्या होता है, समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक है 3, ये हो जाता है a1 बटे में a2। a2 क्या है, समीकरण सेकंड में x का गुणांक, तो समीकरण सेकंड में x का गुणांक है 6। तो a1 बटे a2 कितना हो जाता है, 3/6। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 से देखो 3 × 3 3 दूनी 6 कैंसिल हो गए। तो हमें a1/a2 कितना मिलेगा, 1/2। इसी प्रकार से हम b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 क्या होता है, समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक, और b2 क्या होता है, समीकरण सेकंड में y का गुणांक। तो देखो समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक क्या है, y के आगे लिखा है -5, तो ये b1 है। और समीकरण सेकंड में y के आगे क्या लिखा है, -10, तो ये b2 है। ठीक है, तो -5 बटे में -10 ये हो जाता है b1/b2। और ये भी कैंसिल होंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 × 5 5 दूनी 10, ये भी कैंसिल हो गए। तो हमें यहाँ क्या मिला, 1/2। यहाँ पर हमें b1/b2 क्या मिल गया, 1/2। इसी प्रकार से c1/c2, तो देखो c1 क्या होता है, समीकरण फर्स्ट में अचर पद, और c2 क्या होता है, समीकरण सेकंड में अचर पद। ठीक है, तो यहाँ अचर पद है -20 और यहाँ है -40, तो c1 है -20 और c2 है -40। ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 गए, सॉरी माइनस से माइनस गया, और 20 से 20 × 20 20 दूनी 40। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 1/2। अब हमें इन तीनों ही अनुपातों की तुलना कर लेनी है। चलिए तुलना कर लेते हैं। तो देखो a1/a2 कितना है, 1/2। b1/b2 कितना है, 1/2। c1/c2 कितना है, ये भी 1/2 है, यानी तीनों ही अनुपात आपस में बराबर हैं। तो यहाँ हमने तुलना की तो हमें क्या मिल रहा है, ये तीनों ही अनुपात आपस में बराबर मिल रहे हैं, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। तीनों ही अनुपात आपस में बराबर हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यहाँ पर जो हमें समीकरण युग्म दे रखा है इसके क्या हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या मिला यहाँ पर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस कंडीशन में क्या होता है, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब यहाँ हमें मिले हैं अनेक हल, तो इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। अगर यहाँ हमें मिलता है एक अद्वितीय हल तभी हम इसको बीजगणन विधि से सॉल्व करते, तो यहाँ पर थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है।